हाय एवरीवन, माय नेम इज अंशुल गुप्ता। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग करने क्या वाले हैं वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। मैं इस चैप्टर में एनसीईआरटी को बेस बना के चलूंगा और एनसीईआरटी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको ये चैप्टर समझा दूंगा। एंड इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट इस वाले चैप्टर में नहीं बचेगा, दिस आई कैन अश्योर यू। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्टार्ट करने से पहले एक बात और, ये वीडियो किन के लिए है? जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उनके लिए ये एक तरह से एक रिवीजन वीडियो का ये काम करेगी। और जिन बच्चों ने ये चैप्टर एक बार भी नहीं पढ़ा है उनके लिए ये एक तरह से आपका बेस बना देगी ये वीडियो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। इसमें मैं काफ़ी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी यूज़ करूंगा जिनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। और अगर आप उन्हें कोट भी करते हैं पेपर में तो यू विल बी एबल टू फेच वेरी गुड मार्क्स। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। ऑलराइट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी जैसे हम जहाँ भी हम लोग अभी पढ़ रहे होंगे उसे मैं इस मार्कर से हाईलाइट कर दूंगा ताकि आपको पता रहेगा कि हम लोग किस जगह पर हैं। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग इज मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है? तो देखो, मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। देखो, हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। जैसे कि मैंने अगर कोई फैक्ट्री लगानी है तो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए मैं मशीनें खरीदूंगा, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। प्लस उसके बाद मुझे फैक्ट्री चलाने के लिए रॉ मटेरियल मुझे खरीदने हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। जब मेरे पास अच्छा काम हो जाएगा तो उसको एक्सपैंड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, लेबर को सैलरी की पेमेंट करने के लिए, बिजली के बिल की पेमेंट करने के लिए, हर चीज़ के लिए मुझे फंड्स चाहिए। और इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए जो हमें पैसा चाहिए उसे हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। ऑलराइट, यहाँ पे यही चीज़ें मैंने अंडरलाइन यहाँ पर करी हुई हैं। टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, टू रन इट, टू मॉडर्नाइज, एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई इट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है इट इज ऑल्सो नीडेड टू रन द डे टू डे ऑपरेशंस, जैसे कि रॉ मटेरियल्स खरीदना, सैलरीज पे करना, बिल्स पे करना, इन सभी चीज़ों के लिए भी हमें बिजनेस फाइनेंस की जरूरत होती है। ऑलराइट, दिस टॉपिक इज कंप्लीट हेयर। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एग्जाम के लिए ये आपकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। देखो, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऑल फाइनेंस कम्स एट सम कॉस्ट। पैसे की नहीं कॉस्ट होती है। मतलब कि जैसे अगर आज मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है और मैं अपने किसी मिलने वाले से कुछ पैसे उधार मांगूं कि जी आप मुझे 10 लाख रुपए उधार दे दो और मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है, तो पहली बात तो आज के डेट में कोई किसी को चवन्नी भी उधार नहीं देता। बट मान के चलते हैं सामने वाला देने को तैयार हो जाता है तो उस केस में क्या होगा? वो इंसान सोचेगा यार अगर मैं इस पैसे को बैंक में रखता हूं तो मुझे 6-7% का तो एफडी में इंटरेस्ट मिल जाएगा। यानी कि 10 लाख रुपए अगर एक साल के लिए बैंक में छोड़ दिए जाएं तो 60-70 हजार रुपए तो हमें वैसे ही इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो भैया मैं इस आदमी को क्यों दूं? पहला सवाल तो ये आएगा। अगर ये आदमी भी मुझे 60-70 हजार रुपए या उससे ज्यादा, सपोज 80 हजार 90 हजार दे इस 10 लाख के ऊपर एक साल में, तो मैं ये पैसे इसको दे दूंगा। ठीक है, तो एक तरह से जो ये 60-70 हजार 80 हजार है, ये इंटरेस्ट कॉस्ट जो है ये एक तरह से उस पैसे की कॉस्ट है, पैसा यूज करने की कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो बंदा सोचता है कि यार जब बैंक में इतना मिल रहा है, इतना तो भाई इतना तो मुझे कोई भी दे देगा, तो मुझे भी वो फंड्स लेने के लिए वो इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, वो 7-8% का जो इंटरेस्ट है वो मेरे लिए कॉस्ट हो गया, उस पैसे की कॉस्ट। तो एक तरह से जब पैसे की कॉस्ट है, मतलब कुल मिला के हमें पैसे को बहुत अच्छे से यूज करना है, बहुत अच्छे से मैनेज करना है। कहाँ वो पैसा हमें खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा हमें कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज। देखो यहाँ दो बातें की गई हैं। पहली चीज प्रोक्योरमेंट, मतलब आपको पैसा रेज कहां से करना है, उठाना कहां से, जिसमें कि हमें कॉस्ट सबसे कम पड़ेगी, हम वहां से पैसा उठाएंगे। ठीक है, ये तो बात होगी प्रोक्योरमेंट की।
अब आते हैं यूसेज, ऑप्टिमम यूसेज। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट, ठीक है। बेस्ट तरीके से तो प्रोक्योर करना है, यानी पैसा उठाना है, और बेस्ट तरीके से हमें उस पैसे को यूज भी करना है जहां भी इन्वेस्ट करेंगे, ताकि उससे हमें रिटर्न्स बहुत अच्छे निकल के आए, ठीक है। तो पैसे की ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट यानी बेस्ट तरीके से प्रोक्योरमेंट और बेस्ट तरीके से यूसेज करना, उसी का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑलराइट, अब बात करते हैं इसमें ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट जो हम करेंगे, प्रोक्योरमेंट आप कैसे करोगे? अलग अलग सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया, मैं आज बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो मेरे पास अलग अलग सोर्सेज हैं। मैं बैंक से जाके भी लोन ले सकता हूं, मैं किसी दोस्त या रिश्तेदार मैं किसी दोस्त या फिर अपने रिलेटिव से भी पैसे मांग सकता हूं, या मैं और कहीं से भी पैसा अरेंज कर सकता हूं। मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच के अरेंज कर सकता हूं, या कुछ मेरी कोई एफडी रखी है उसे तोड़वा के मैं पैसा अरेंज कर सकता हूं। बहुत तरीके हैं। कोई मेरे पास शेयर्स रखे हैं, मैं उनको बेच के पैसे अरेंज कर सकता हूं। तो एक तरह से जो अलग अलग सोर्सेज हैं, वो सभी सोर्सेज सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि भैया ये सोर्सेज हैं। आइडेंटिफाई कर लिए, अब आपको उन्हें कंपेयर करना है। कैसे कैसे? एक तो कॉस्ट को लेके कि भाई कौन से सोर्स की क्या कॉस्ट आ रही है। भाई कोई ऐसा सोर्स है जो हमें बहुत महंगा पड़ रहा है या बहुत सस्ता पड़ रहा है, वो प्लस उसके रिस्क भी देखने हैं कि पैसा उठाने का क्या रिस्क है। कल को अगर मैं ये पैसा वापस नहीं कर पाया तो बदले में ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई बहुत हेवी पेनल्टी देनी पड़ेगी या कोई बहुत बड़ा एक्शन ले लिया जाएगा मेरे अगेंस्ट। तो कॉस्ट प्लस उसके रिस्क, दोनों चीजें हमें कंपेयर करके चलनी पड़ती हैं इस केस में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स, कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल। सेम चीज हमने पढ़ी है, तो हमें कॉस्ट तो अपनी मिनिमाइज करनी है और रिस्क भी कंट्रोल में रहे। ऐसा नहीं कि कल को कुछ ऐसा हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, उस तरह की चीज यहां पर नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट, इट ऑल्सो एम्स एट इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भाई, जब हमें पैसे की जरूरत है तब हमारे पास उतने इनफ फंड्स होने चाहिए। मान के चलते हैं हमें अपनी मैनेजमेंट ऐसे करनी है, सपोज मुझे एक महीने बाद जरूरत पड़ गई 50 लाख रुपए की, सपोज कोई नई मशीन मुझे बुक करानी है, या रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं, मुझे उन सस्ते रेटों पे माल खरीद के स्टॉक भरना है अपने पास, ठीक है। ये कुछ रीजंस होते हैं। तो मुझे मैनेजमेंट ऐसे करनी है कि जब भी मुझे जरूरत पड़े मैं तब पैसा अरेंज कर पाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को जरूरत पड़ी एक महीने बाद 50 लाख की और मैंने हर जगह बैंक से, अपने रिश्तेदारों से, कहीं से भी मांगा, मुझे कहीं पैसा ही नहीं मिला, तो फिर मैंने क्या मैनेजमेंट करी? बेकार है वो मैनेजमेंट। बेसिकली जब जब आपको जरूरत हो तब तक आपके पास इनफ फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। ये होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। भाई जो हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, देखो जितनी भी आइटम्स होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और मेरी बैलेंस शीट। तो जितनी भी आइटम्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो सब कहीं ना कहीं अफेक्ट होती हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन से। भाई मैंने कोई भी डिसीजन लिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि मुझे पैसा कहाँ से रेज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा प्रोजेक्ट लगाना है, कौन सा प्रोजेक्ट नहीं लगाना है, ये सारे मेरे डिसीजंस हैं। इन सब डिसीजंस का इफेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पड़ेगा, ठीक है। तो अब उसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं क्या है। सबसे पहली बात है द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ओके भाई, मेरे बिजनेस में जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनका क्या साइज है, मतलब कि 100 करोड़ के हैं, 200 करोड़ के हैं, 1 करोड़ के हैं, 5 करोड़ के हैं, वो उनका साइज प्लस उनकी कंपोजिशन। भाई क्या क्या चीजें हैं फिक्स्ड एसेट में मेरे पास? लैंड एंड बिल्डिंग है, या मेरे पास फिक्स्ड एसेट के नाम पे केवल प्लांट एंड मशीनरी है मेरे पास। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस के ऊपर। ऑल राइट, नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज द क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। ओके, देखो अगर हम अपने फिक्स्ड एसेट्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, भाई आज मेरे पास एक मशीन है कोई माल बनाने के लिए, मैं कल को एक और ले आया,
फिर 6 महीने बाद एक और ले आया, भाई सेल हो रही है, माल बिक रहा है, प्रॉफिट है, मैं ले आया, और कोई मेरा गलत डिसीजन नहीं था लेके आने का। बट जितनी ज्यादा मशीनें होंगी, आपको नहीं लगता इन्वेंटरी भी उतनी ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी, मेरे पास कैश इन हैंड भी उतना ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मेरी लेबर उतनी ज्यादा बढ़ गई है। लेबर इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, रिपेयर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से मुझे कैश की रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होने वाली, मतलब ज्यादा होने वाली है अगर मैं अपनी प्रोडक्शन बढ़ाता हूं तो। बेसिकली यहां पे ये लिखा है, क्वांटम का मतलब हो गया क्वांटिटी। कई बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वांटम से क्या मतलब है। एक तरह से क्वांटिटी है, क्वांटिटी जितनी आपने रखनी है करंट एसेट्स की, वो डिपेंड करता है आपकी फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट कितनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड। देखो लॉन्ग टर्म फंड्स कुछ ऐसे होते हैं, सपोज मैंने जैसे बिजनेस शुरू किया तो मैंने कहीं से पैसा रेज किया, पैसा उठाया। अब लॉन्ग टर्म फंड्स में तो कुछ ऐसे, वो जो मैंने पैसा उठाया कहीं से 10 लाख रुपए, वो मुझे 5 साल के बाद वापस करना है, 5 साल तक मुझे वापस ही नहीं करना वो पैसा, ठीक है, एक तो वो हो गया। शॉर्ट टर्म फंड्स आप वो कह सकते हैं जो मुझे अगले 1 साल के अंदर अंदर वापस करना है, 6 महीने 8 महीने साल भर में वापस करना है, तो वो चीज, मतलब वो चीज यहां पर आ जाती है। तो एक तरह से ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं कि मैं पैसा कहां से रेज कर रहा हूं, भाई मैं जिस बैंक से या जिस बंदे से पैसा रेज करूंगा, रेज करना मतलब पैसा उठाना वहां से अपना काम चलाने के लिए, तो जहां से मैं पैसा रेज करूंगा तो वो मैं सोच के करूंगा कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए करना है या मुझे शॉर्ट टर्म के लिए करना है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट या इक्विटी। अब ये एक तरह से इसका एक एक्सटेंशन है इस पॉइंट का। भाई ऊपर तो हमने पढ़ लिया कि हमें लॉन्ग टर्म यूज करना है या शॉर्ट टर्म यूज करना है, अब उतनी बात तो हो गई। अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के अंदर अंदर मुझे डेट इस्तेमाल करना है या इक्विटी इस्तेमाल करना है। डेट और इक्विटी क्या होते हैं, ये थोड़ी सी देर में हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि डेट और इक्विटी क्या होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, all items in the profit and loss account, example interest, expense, depreciation, etc. अब यहां मैं आपको एक चीज थोड़ी सी ब्रीफ कर देता हूं डेट और इक्विटी के बारे में। देखो डेट में क्या होता है, फिक्स आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। सपोज मैंने आज 10 लाख रुपए उठा लिए डेट में, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो 10 लाख इंटू 10% इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख रुपए मुझे देने ही देने हैं उस बंदे को हर साल, फिक्स है, चाहे मेरा प्रॉफिट कम हो ज्यादा हो, मुझे लॉस हो, या मैं एक फैक्ट्री से 4 फैक्ट्री बना लूं इतना प्रॉफिट हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने उसको 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए देने हैं, मतलब देने हैं। इक्विटी में क्या होता है, ये फिक्स इंटरेस्ट नहीं होता, आपकी इच्छा है। एक्चुअली आपने उसको 10 लाख रुपए आपने कहीं से ले लिए, तो ये एक तरह से आपने इसको अपनी कंपनी का एक हिस्सा बेच दिया, एक परसेंटेज दे दिया कि भैया 10 लाख रुपए तो मुझे दे दे, मैं कोई फिक्स इंटरेस्ट नहीं दूंगा, तुझे मेरे धंधे पे भरोसा है तो दे वरना मत दे। कल को ये धंधा बहुत बड़ा हो गया तो हो सकता है तेरे 10 लाख से 1 करोड़ भी बन जाए इसके, और हो सकता है तेरे 10 लाख रुपए सारे खत्म भी हो जाएं। अब तू देख तेरी नजरों में मेरी क्या गुडविल है, और मैं जो धंधा कर रहा हूं वो तेरे हिसाब से कितना अच्छा है, या मैं कितना अच्छे से उसे चला लूंगा। तुझे विश्वास हो तो दे, नहीं हो तो मत दे। मैं तुझे कोई फिक्स इंटरेस्ट नहीं दूंगा, मैं तुझे एक चीज जरूर दूंगा, और वो क्या है, डिविडेंड। इक्विटी वाले को क्या मिलेगा, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का एक हिस्सा। आप ऐसे समझ लो, जो भी प्रॉफिट होंगे उसका एक हिस्सा दूंगा, वो भी फिक्स नहीं है, दूंगा कि नहीं दूंगा, कम दूंगा या ज्यादा दूंगा, पर दूंगा, मतलब कुछ ना कुछ दूंगा तुझे, ये बात होती है। तो एक तरह से जितना ज्यादा, हायर अमाउंट ऑफ डेट मींस हायर इंटरेस्ट, जितना ज्यादा मेरे धंधे में डेट होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा। सीधी सी बात है भाई, डेट में तो आपको फिक्स परसेंटेज देनी ही देनी है। एंड हायर इक्विटी का मतलब हो गया हायर डिविडेंड। जितनी ज्यादा अगर किसी धंधे में इक्विटी ज्यादा होगी
तो उसको उतना ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा। हालांकि जरूरी नहीं है, बट एक कॉमन नोशन है कि बंदा देता ही है डिविडेंड कुछ ना कुछ, तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा डिविडेंड। तो ये भी एक तरह से आपके डिसीजन पे ही निर्भर करेगा कि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन कैसा लिया है। आपने इक्विटी की तरफ गए हो या फिर आप डेट की तरफ गए हो, ठीक है। और जिस भी तरफ आप गए हो उससे पता लगेगा कि आपने इंटरेस्ट देना है या फिर आपने डिविडेंड देना है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसके अंदर एक चीज आप यहां देख लीजिए, प्राइमरी एम क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? प्राइमरी एम है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, इसे समझ लो आप। इसे आपने मतलब मेन एम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है कि आपको अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है, मतलब उनका पैसा बढ़ाना है आपने। यहां देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ये मैंने यहां एक एग्जाम्पल लिया हुआ है ऑलरेडी। RIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है जी। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी जी हैं इसके मालिक। अब इसके मान के चलते हैं एक शेयर की मार्केट वैल्यू आज की डेट में है 2500 से 2600 के आसपास, ठीक है। अब कल को इसकी वैल्यू 2600 रुपए से बढ़कर 3000 हो जाए तो एक तरह से शेयर होल्डर्स का पैसा बढ़ गया। जिस शेयर होल्डर के पास 2600 रुपए का एक शेयर है, उसके पास अब वो शेयर की वैल्यू 3000 हो गई। अब वो वैल्यू 3000 क्यों हुई शेयर की? क्योंकि कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तब हुई। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको इस तरीके से करनी है कि आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो, यानी कि आपकी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए, जेन्युइनली बढ़ना चाहिए, उल्टे सीधे कामों से नहीं, आर्टिफिशियल डिमांड सप्लाई से नहीं, बट कंपनी ग्रो कर रही है एज अ होल, उससे आपकी वेल्थ बढ़नी चाहिए शेयर होल्डर्स की। टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इट मींस मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीजेस if the benefit from a decision exceeds the cost. Very important. सपोज रिलायंस ने कोई डिसीजन लिया कि मैं 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगी कहीं पर, सपोज जियो में, ठीक है। और कॉस्ट तो 1000 करोड़ है, बेनिफिट वहां से होना है 1200 करोड़ का, सबको पता है 1200, 1400, 1500 करोड़ का बेनिफिट होना है। तो ये जो प्रॉफिट होगा 200, 400, 500 करोड़, ये प्रॉफिट कहां जाएगा? ये प्रॉफिट कंपनी के पास ही आएगा। और जब कंपनी के पास से प्रॉफिट आएगा तो एट द एंड प्रॉफिट है किसका? शेयर होल्डर्स का है। उनको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा और शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक हैं। कंपनी ग्रो हो रही है तो शेयर होल्डर्स का पैसा ग्रो हो रहा है, तो स्टॉक की वैल्यू ग्रो हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक सीधा सा उसूल है कि आपने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, और वो मैक्सिमाइज करने का एक ही तरीका है कि आपकी कंपनी के डिसीजंस बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी कंपनी ग्रो करनी चाहिए, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है, वरना नहीं। मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द करंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, वही हमने पढ़ा है अभी। नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंसिंग डिसीजंस, ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। अब फाइनेंसिंग डिसीजंस 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। जो भी फाइनेंसिंग डिसीजंस हैं उन्होंने 3 तरीकों में क्लासिफाई कर दिया। पहला है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरा आपका डिविडेंड डिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो इसको हम बारी बारी से हम लोग करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, कि इसका क्या मतलब है, इसमें हम क्या क्या चीजें कवर करके चलते हैं, क्या क्या चीजें हमें इसमें देख के चलनी पड़ती हैं, वो सब हम यहां पर कर लेंगे। पहली चीज तो ये लिखी है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ये बात तो आप समझ लो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है, लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू मशीन।
भाई नई मशीन जो हम खरीदते हैं 2-4 दिन के लिए तो खरीद नहीं रहा, मैं सालों के लिए खरीद रहा हूँ वो, कि मैं कई साल तक इस मशीन को चला के इससे पैसे बनाऊंगा। तो वो एक तरह से जो मेरी इन्वेस्टमेंट है नई मशीन में, वो मेरे लिए कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। ऑलराइट, ये डिसीजंस जो होते हैं ये बहुत ही क्रूशियल हैं बिजनेस के लिए। 1 सेकेंड, यस, these decisions are very crucial for any business since they affect its earning capacity। जो भी ये डिसीजन होते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लॉन्ग टर्म वाले, इससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी, कि बिजनेस कितने पैसे कमा सकता है, इससे वो इफेक्ट होती है। जैसे कि साइज ऑफ द एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस आर ऑल अफेक्टेड बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजन। देखो, आपने कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिया कि मैं एक मशीन और लगाऊंगा और उसकी प्रोडक्शन और ज़्यादा होगी, तो एक तरह से मेरे एसेट्स का साइज बढ़ जाएगा, ज़्यादा माल बनाऊंगा, ज़्यादा बेचूंगा, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। कॉम्पिटिटिवनेस, मैं मार्केट में और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाऊंगा और कंपटीशन लड़ पाऊंगा और कॉम्पिटिटिव रेट पे माल प्रोवाइड कर पाऊंगा। ये सब चीज़ें इफेक्ट किससे होती हैं? मेरे कैपिटल बजटिंग डिसीजन से। ठीक है, ऑलराइट। कैपिटल बजटिंग डिसीजन में ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगती है। आप मशीनरी कोई अगर लगा रहे हो, बड़ी मशीनरी, सपोज हो सकता है उसकी वैल्यू करोड़ों में हो, लाखों करोड़ों की मशीन हो, 2-3-4 करोड़ की मशीन है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें लग जाती है। और कई प्रोजेक्ट्स तो ऐसे भी होते हैं जिसमें 100-100 करोड़ की मशीनें होती हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट होती है। एंड ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब आपने मशीन ले ली तो ले ली, लगा दी तो लगा दी, वो कल को आप रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि आपने आज मशीन लगा ली और अब 2 दिन बाद सोचो नहीं यार मैंने तो गलत लगा ली और इतना माल तो मैं बेच नहीं पाऊंगा, या इस सेक्टर में तो अभी ग्रोथ है नहीं, तो अब ऐसा करते हैं इस प्रोजेक्ट को ना कैंसिल कर देते हैं। ऐसे नहीं होता। जब आपने करोड़ों रुपए खर्च करके मशीन लगाई है तो वो डिसीजन एक तरह से इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं हो सकता। मैंने बोला एक तरह से, एक्सेप्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट। हाँ, अगर आप ये सोचे बैठे हो कि नहीं जी मुझे तो करना ही नहीं है और 100 करोड़ की मशीन है, मैं तो 50 करोड़ की बेचने को तैयार हूँ, 40 करोड़ की बेचने को तैयार हूँ, वो तो बिक ही जाएगी आपकी। अगर आपने वैसे रिवर्स करना है फिर तो आप जो मर्जी रिवर्स कर लो, बट लॉजिकली देखा जाए तो ये डिसीजंस इरिवर्सिबल हैं। एक बार ले लिए तो ले लिए, देन यू हैव टू स्टिक टू दोज डिसीजंस एंड देन वर्क अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये तो हमने पढ़ लिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, यहां पे मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, जो भी आपके लॉन्ग टर्म वाले जो आपके डिसीजन है वो हैं आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और जो डिसीजन आपके शॉर्ट टर्म वाले हैं वो हैं आपके वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है, ऑलराइट। वर्किंग कैपिटल डिसीजन क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। ये एक तरह से वो फैसले हैं विच आर रिलेटेड टू कि आपको क्या लेवल ऑफ कैश रखना है अपने पास, क्या आपको इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, कितना स्टॉक रखना है अपने पास, कितना आपको रिसीवेबल्स रखना है। डेटर, रिसीवेबल का मतलब होता है जब हम माल कोई उधार बेचते हैं तो सामने वाला बंदा जिससे हमें पैसे लेने हैं उसे बोलते हैं डेटर। ठीक है, डेटर, ठीक है। तो वो जो आपके डेटर्स हैं उन डेटर्स को आप रिसीवेबल्स भी बोल देते हो। तो एक तरह से आपको कितना कैश रखना है, कितना स्टॉक रखना है, कितने डेटर्स रखने हैं, ये चीज आपकी यहां पर कवर हो जाती है शॉर्ट टर्म डिसीजंस के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग वाले कौन से थे? जस्ट टू रिकॉल, ये मेरे लॉन्ग टर्म डिसीजंस थे। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। पहला है इसके अंदर कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है,
कैश फ्लो का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो कोई एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में ये तो है ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। मतलब पहले साल तो मैंने देखा, मैंने इस प्रोजेक्ट में 100 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट कर दी, 100 लाख रुपीज मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिए। अब मैं देख रहा हूं हर साल इस प्रोजेक्ट से मुझे 20 लाख आ रहे हैं, मान के चलते हैं फिक्स। तो ये जो है 100 लाख, ये मेरा क्या है, कैश आउटफ्लो, कैश चला गया ना, आउट हो गया, कैश आउटफ्लो। और ये जो 20 लाख है, ये मेरे लिए क्या है, कैश इनफ्लो, कैश आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये होते हैं प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज, कैश रिसीट्स या कैश पेमेंट्स। तो कोई भी प्रोजेक्ट में शुरू करने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट में मैं पैसे डालने से पहले, अपना डिसीजन लेने से पहले, ये कैश फ्लोज को मैं जरूर चेक करता हूं कि भैया मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और मुझे हर साल लगभग कितने पैसे आएंगे, कब तक आएंगे, 5 साल तक आएंगे, 7 साल तक आएंगे, 10 साल तक आएंगे या लाइफ टाइम आएंगे। फिर उसका मैं हिसाब लगा के उसकी डिस्काउंटिंग करके कि भैया ये सब देखते हुए आज की डेट में ये प्रोजेक्ट में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, ये मैं फैसला अपना बनाता हूं। ठीक है, बेसिकली कैश फ्लोज एक प्रोजेक्ट के जो भी होते हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि वो प्रोजेक्ट लगाना है या नहीं लगाना, बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ रिटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि भैया प्रोजेक्ट से रिटर्न कितनी आ रही है। मतलब कि एक तरह से आपको मैं लेमैन टर्म्स में अगर बताऊं, ये एग्जैक्ट नहीं है बट एक वैसे बता रहा हूं, 100 लाख में से मुझे 20 लाख आ रहे हैं, तो 20% अप्रॉक्स मेरी रिटर्न आ रही है मुझे। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में और ज्यादा आए, किसी में कम आए, तो ये एक मैंने अप्रॉक्सीमेट बताया आपको, ये एक्चुअल नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में अभी 20% हर साल आ रहा है, इसकी डिस्काउंटिंग करते हैं तब एक रेट निकल के आता है। ठीक है, एक मेथड होता है, तब पता चलता है उससे। बट एक आइडिया लेने के लिए आपको बता दिया कि रिटर्न होता क्या है। ठीक है, कि मुझे कितना परसेंट की रिटर्न मिल रही है, वो मैंने आपको एक आइडिया लेके बता दिया, 20% इसमें है, एग्जैक्ट नहीं है ये मैं फिर बता रहा हूं। जैसे कि यहां पर लिखा है कि सपोज आपके पास ये 2 प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए की रिटर्न आ रही है 10% और बी की आ रही है 12%। सीधी सी बात है भैया, अगर बाकी सब चीजें सेम है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, अगर बस रिटर्न का फर्क है तो मैं 12% वाला चुनूंगा, बस बात खत्म। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड, द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। जो भी हम डिसीजन लेते हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो और रेट ऑफ रिटर्न। इस पॉइंट में उन लोगों ने कुछ अलग से नहीं लिखा, एनसीईआरटी वालों ने ऊपर वाले पॉइंट घुमा फिरा के लिख दिए। इंटरेस्ट रेट था वो हम पढ़ चुके ऊपर, कैश फ्लोस था वो हम ऊपर पढ़ चुके, रेट ऑफ रिटर्न वो भी एक तरह से हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो सब चीजें देखते हुए मतलब ऊपर वाले दोनों पॉइंट को मिक्स करके लिख देना इसमें, और बस इन डिसीजन से मेरे अफेक्ट होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इन चीजों से। ठीक है, तो यहां तक की तो चीजें हमने कर ली हैं। नेक्स्ट इज योर फाइनेंसिंग डिसीजन है, इसके बाद फिर डिविडेंड, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंसिंग डिसीजन और कर लेते हैं अभी, उसके बाद वाला टॉपिक जो होता है फिर देख लेंगे अभी करना है या नहीं करना है। ऑल राइट, यस, फाइनेंसिंग डिसीजन, वी आर हेयर। फाइनेंसिंग डिसीजन ये क्या होता है? दिस डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। देखो बहुत सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, ठीक है, अब उन लॉन्ग टर्म सोर्सेज में से हमें फाइनेंस रेज कहां से करना है, पैसा उठाना कहां से है? बैंक से लेना है, किसी रिश्तेदार से लेना है, किसी एनबीएफसी से लेना है। एनबीएफसी मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एनबीएफसी मीन्स मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए इधर,
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये होता है आपका एनबीएफसी। तो आपको पैसा रेज कहां से करना है ये आप इसमें देखते हो फाइनेंसिंग डिसीजन में। ऑलराइट, मेन सोर्सेज क्या है पैसा रेज करने के? मेन सोर्सेज होते हैं दो, एक तो होता है आपका शेयर होल्डर्स फंड्स और एक होता है आपका बोरोड फंड, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड्स हो गया आपका इक्विटी और बोरोड फंड्स हो गया आपका डेट, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। शेयर होल्डर्स फंड्स रेफर टू इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में दो चीजें आती हैं, पहला तो हो गया आपका इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा हो गया आपका रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। ये मैं आपको यहां से समझा देता हूं। ये देखो, ये मेरे फाइनेंसिंग डिसीजन, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल बैंक हैं, या तो डेट या फिर इक्विटी। अब इक्विटी मैंने बताया आपको, इक्विटी के दो तरीके हैं रेज करने के, पहला तो है आपका इक्विटी कैपिटल और दूसरा है आपका ये रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है? सपोज इस साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ रुपए का। अब उस 1 करोड़ के प्रॉफिट में से मैंने 20 लाख रुपए तो शेयर होल्डर्स को बांट दिए एज डिविडेंड कि भैया ये आपका डिविडेंड है, आपने इस कंपनी में पैसा लगाया है, तो 20 लाख रुपए मैं आपको बांट रहा हूं और बाकी 80 लाख रुपए मैं अपने पास रिटेन करके रख रहा हूं। क्यों? शेयर होल्डर क्या पूछेंगे नहीं कि जी ये पैसा तो प्रॉफिट का हमारा पैसा है, इसको हमें दो? नहीं, आप बाउंड नहीं हो वो पैसा देने के लिए। जो 80 लाख रुपए आपके पास बच गए एज रिटेन्ड अर्निंग्स, आप इस 80 लाख रुपए को अपने पास रख सकते हो, कंपनी अपने पास रख सकती है। क्या बोल के रखेगी कि जी ये पैसा मुझे फ्यूचर में और फर्दर एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए काम आएगा। गेटिंग? तो इस तरीके से रिटेन्ड अर्निंग्स भी एक तरह से आपका सोर्स ऑफ फंड्स हैं। कल को मशीन लगानी है तो कंपनी देखेगी कि भैया रिटेन्ड अर्निंग्स वाले अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं और उस हिसाब से कंपनी उस फंड्स को वहां से यूज कर लेगी। नेक्स्ट आते हैं बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स में क्या होता है? मेन चीज तो होती है डिबेंचर्स, डेट, DEBT, डेट की, और इसे भी डिबेंचर्स बोलते हैं। डेट जब हम बोलते हैं तो बी साइलेंट होता है। डेट की जो स्पेलिंग है DEBT, ये वाला बी जो ये साइलेंट है, ठीक है। ऑल राइट, a firm therefore needs to have a judicious mix of both debt and equity. डेट और इक्विटी का दोनों का एक तरह से सही मिश्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डेट हो जाए, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा इक्विटी हो जाए। तो ये चीज आपको देखनी पड़ती है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस आपको देखना पड़ता है। डेट ये एक तरह से चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ता, एक हिसाब से आपको डेट ही पड़ता है। ओके, यहां पर वही सेम चीजें लिखी हुई हैं। इट इज नेसेसरी टू पे, यहां पर here it is necessary to pay interest on debt and redeem the principal amount on maturity. डेट में जरूरी होता है कि आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है और मेच्योरिटी के टाइम पर आपको उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस देना पड़ेगा। ओके, एक तरह से डेट में कुछ फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है क्योंकि भाई आपको कल को पैसा वापस देना है। ऑलराइट, ओके, अब एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर आता है, फ्लोटेशन कॉस्ट। ये क्या होता है जी? देखो, जो भी ये जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज है, जो हमें पैसा रेज करना है, चाहे इक्विटी के थ्रू या फिर डेट के थ्रू, अब ये फ्री में नहीं होता रेज, इसके पैसे लगते हैं। मतलब पैसे उठाने के भी पैसे लगते हैं। जी हाँ, लगते हैं। सपोज एक कंपनी को 100 करोड़ रुपए रेज करनी है इक्विटी शेयर मार्केट से थ्रू एन IPO, तो उसकी जो पूरी प्रोसेसिंग होती है, फीस जमा होती है, गवर्नमेंट फीस, ब्रोकर है जो ये सारा काम फैसिलिटेट करके देगा, वो कमीशन लेता है पूरे प्रोजेक्ट की 1% या 2%। तो इस तरह के खर्चों को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। ये क्या चीज है? एक तरह से पैसा फ्लोट करने के खर्चे हैं ये। फ्लोटेशन कॉस्ट, पैसा उठाना मतलब पैसा फ्लोट करना, तो उस चीज के खर्चे हैं ये, और इसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। एक तरह से आपको 100 करोड़ रुपए रेज करने हैं, तो जिस ब्रोकर के थ्रू आप रेज करोगे तो वो भी आपसे कुछ कमीशन या कुछ खर्चे के लिए वो भी पैसा लेगा। ऑलराइट, तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी आपको देखनी चाहिए
पैसा रेज करते टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 करोड़ रुपए रेज किए और 10 लाख तो फ्लोटेशन कॉस्ट में चले गए, ठीक है ना। 1-2%, 3% तक समझ में आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, ओके, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तरीके के होते हैं। एक तो मेरा कैपिटल बजटिंग हो गया लॉन्ग टर्म, दूसरा मेरा वर्किंग कैपिटल है। ये कंपनी के CFO साहब हैं, ये सब डिसीजन लेते हैं। दूसरा हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन, ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि भैया पैसा डेट से उठाना है या फिर इक्विटी से उठाना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन, यानी कि प्रॉफिट में से डिविडेंड जो कि शेयर होल्डर्स में बांटना है, ये कितना रखना है अपने, और ये कितना बांटना है, और रिटेन्ड अर्निंग्स में पैसा कितना रखना है, ये तय होगा डिविडेंड डिसीजन से, ठीक है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, ये और कर लेते हैं खत्म। पहला फैक्टर है इसमें के अंदर कॉस्ट। कॉस्ट आपको देखनी चाहिए कि जहां से आप पैसा उठा रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब यानी कि आपको क्या इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा है। सेकंड इज रिस्क। रिस्क आपको देखना चाहिए कि उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। ऐसा तो नहीं है कि कल को पैसा नहीं दिया तो पूरा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, वो देखना चाहिए। फ्लोटेशन कॉस्ट, पैसा उठाने के खर्चे जो होते हैं जितना कम हो उतना अच्छा है। कैश फ्लो पोजीशन, मतलब कंपनी के पास रूटीन में कितना कैश आ रहा है, कितना इनफ्लो आ रहा है, क्योंकि अगर आप डेट से पैसा उठाओगे डिबेंचर से तो आपको हर साल इंटरेस्ट पे करना आएगा। तो कैश फ्लो पोजीशन अगर आपकी तगड़ी है, अच्छी खासी है, आपके पास पैसे का फ्लो मतलब बना हुआ है, आवागमन है पैसे का, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो आप डेट से पैसा उठा सकते हो, और नहीं तो फिर भैया रहने देना। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर कंपनी की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि ऑपरेट करने की कॉस्ट जो कि फिक्स्ड है, जैसे कि जगह का किराया, सपोज आपकी फैक्ट्री रेंट की है, ऑफिस रेंट का है, तो वो रेंट तो आपने पे करना ही करना है ना एट एनी कॉस्ट। तो उस तरह के अगर फिक्स्ड खर्चे बहुत ज्यादा हैं आपके, बहुत ज्यादा हैं, तो उस केस में अगर आप डिबेंचर से पैसा उठा लोगे तो खर्चों में एक खर्चा और ऐड हो गया इंटरेस्ट का, समझ रहे हो। अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो इस तरह का डेट से फाइनेंसिंग कम करना, वरना आपकी वो कॉस्ट और बहुत ज्यादा हो जाएगी जो आप बेयर नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज कंट्रोल कंसिडरेशंस। कंट्रोल कंसिडरेशंस मतलब कि एक बंदा होता है कि भैया मेरी पूरी कंपनी है, पूरी इक्विटी मैं अपने पास ही रखूंगा, मैं किसी को दूंगा नहीं, मैं कोई डाइल्यूट नहीं करूंगा अपनी कंपनी को। उस केस में आपको पैसा डेट से उठाना चाहिए, डिबेंचर से। लेकिन अगर आपको ये कि हाँ भाई 10-15% मैं इसकी इक्विटी बेच दूंगा मार्केट में और सारा पैसा डेट से नहीं उठाऊंगा, तो वो आपकी सोच है कि आपको कितना डेट रखना है अपने, मतलब आपको कंपनी का कंट्रोल कितना रखना है अपने पास। पूरा रखना है 100% अपने पास तो सारा डेट से उठाओ। अगर ये है कि आपको 10-5% आप छोड़ सकते हो तो कुछ डेट से भी आप उठा सकते हो। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, मार्केट का ना एक रुझान होता है, जैसे कई बार मार्केट बूम पे होती है, मार्केट एकदम ऊपर चढ़ रही होती है, उस समय इन्वेस्टर्स भी भर भर के पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में। तो उस टाइम पर अगर आप भी इक्विटी के थ्रू पैसा रेस करना चाहते हो तो आप इजीली कर पाते हो, मतलब आपको जल्दी से रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है। यहीं अगर मार्केट डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे हो तो इन्वेस्टर भी पैसा लगाने से डरता है कंपनी में, तो उस समय अगर आप इक्विटी से पैसा रेस करना चाहोगे तो आपको उसमें परेशानी होगी। सो दिस वाज अबाउट दिस टॉपिक, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिविडेंड डिसीजन से। आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है, नहीं लगी है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। एंड नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे डिविडेंड डिसीजन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।